हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यू लर्न टेंथ में। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बढ़िया तरीक़ा से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके थे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इतना हम लोग लेक्चर फर्स्ट में जो है कवर कर चुके थे। तो उतना पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया में एक्चुअली में होता क्या क्या है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज का टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा लेक्चर 2। तो इस लेक्चर 2 को भी हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, उतना ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे जितना कि हम लोग अपने दिमाग में आज सेट कर ले। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अभिकारक और प्रतिफल। और हमारे आम जिंदगी में, हमारे दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रिया देखे जाते हैं उसके कुछ उदाहरण हम लोग इसमें देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग उदाहरण के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज फिर से एक बार देख लेंगे। ठीक, उसके बाद आज हम लोग जो ये रासायनिक अभिक्रिया है इसके गुण के बारे में बात करेंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया के गुण के बारे में बात करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता के बारे में बात करेंगे। ये जो विशेषता हो गया, ये क्या हो गया? अभिलक्षण। विशेषता क्या हो गया इसका? अभिलक्षण। अब जैसा कि यहाँ पे आपको सुनने में आ रहा है कि हम लोग अभिलक्षण पे भी बात करेंगे और गुण पे भी बात करेंगे। तो ये जो दोनों चीज़ है यहाँ पे अलग अलग रहेगा, ठीक ना। अभिलक्षण को हम लोग अलग तरीका से समझेंगे और गुण जो है उसको अलग तरीका से समझेंगे। अभिलक्षण में जो है आपके एनसीईआरटी बुक हो या कोई भी आप अदर बुक भी पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये गैस की उत्पत्ति हो गया, अवक्षेप का बनना हो गया, रंग का बदलना हो गया, तापमान में बदलाव हो गया, अवस्था में बदलाव हो गया। इसके साथ ही आपको जो है एक और विशेषता पढ़ना पड़ेगा, गंध में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन। तो ये जो टॉपिक है ये सब आ गया किसमें? ये सब आ गया विशेषता में। क्या चीज़ में आ गया? विशेषता। विशेषता मतलब यहाँ पे अभिलक्षण। अगर एक छोटे तौर पे अगर बात किया जाए विशेषता और गुण, इसमें क्या अंतर है? तो देखो, विशेषता जो है, अभिलक्षण जो है वो बाहर से दिख जाता है। जैसे कोई एक लड़का को देखो, ठीक ना, कोई एक लड़का को बाहर से देखो, कैसा कपड़ा पहना है, कैसा वो हेयर स्टाइल रखे हुए है, क्या मतलब उसका चाल चलन है, ये सब सब कुछ देख करके वो बाहर से देख सकते हो, ठीक ना। वो अभिलक्षण हो गया, उस पर कुछ ज़्यादा जांच नहीं होगा, ठीक ना। अगर लेकिन उसी लड़का को अगर एक क्वेश्चन बनाने दे दो, मैथ का एक क्वेश्चन बनाने दे दो, अब देखो वो मैथ का क्वेश्चन क्या सही तरीका से बनाता है। मैथ का क्वेश्चन वो जो बनाता है वो कितने स्टेप में बना देता है, जल्दी बनाता है कि बहुत थोड़ा लेट लगाता है, एक बार में बना देता है कि 2-3 बार में बना देता है। तो इससे जो हम लोग को पता चलेगा वो उसका गुण पता चलेगा कि पढ़ने में तेज है या पढ़ाई पे कम ध्यान देता है या एक बार में उसको समझ में नहीं आता है। तो ये उसका क्या हो गया? गुण हो गया, ठीक ना। लेकिन अगर अभिलक्षण का बात करें तो वो बाहर से तुमको दिख जाएगा, ठीक ना। तो उसी तरह जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ हमको बाहर से दिख जाएगा कि गैस का उत्पत्ति हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है, रंग में बदलाव हो रहा है, तापमान में बदलाव हो रहा है, अवस्था में बदलाव हो रहा है, तो ये सब बाहरी चीज़ जो दिख करके हमको पता चल जाएगा, इसे हम लोग विशेषता बोलेंगे। और गुण जो हो गया, गुण थोड़ा भीतरी चीज हो गया जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे क्या? भौतिक परिवर्तन पढ़ चुके थे, रासायनिक परिवर्तन पढ़ चुके थे और इसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ चुके थे। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया का जो है हम लोग गुण और अभिलक्षण या विशेषता हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग आगे सबसे पहले देख लेते हैं अभिकारक और प्रतिफल। आज का जो टॉपिक है सबसे पहला वो है हमारा अभिकारक और प्रतिफल। अगर बात करें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लो तो उसमें जो भाग लेता है, ठीक है ना, अभिकारक लेता है। कौन भाग लेता है? अभिकारक। बिना अभिकारक के भाग लिए बिना अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता है, ठीक ना। जब तक अभिकारक नहीं रहेगा तब तक अभिक्रिया नहीं होगा। और जब अभिकारक आपस में परस्पर संयोग करके या आपस में कुछ अंतःक्रिया करके जो बनाएगा, तब वो जो बनेगा, जो नया पदार्थ जो बनेगा वही क्या होगा? प्रतिफल होगा, ठीक ना। याद करो पिछले बार हम तुम लोग को एग्जाम्पल बताए थे कि मम्मी खिचड़ी बनाएगी तो खिचड़ी बनाने वक्त हम पानी तो लिए ही नहीं थे, सबसे मेन चीज़ तो वहाँ पानी ही था। अगर एग्जाम्पल देखेगा, अगर पिछला लेक्चर में, तो वहाँ पानी जो है मेन चीज़ वही लेना भूल गए थे। इसीलिए पिछला लेक्चर जाके देखो, वहाँ पे देखना हम पानी बोले ही नहीं थे, ठीक ना। तो खिचड़ी जब बनाएंगे तो चावल दाल के साथ क्या चाहिए बताओ? पानी भी चाहिए।
तो चावल, दाल, पानी, उसके बाद जो नमक मसाला जो भी मिलेगा वो सब क्या हो गया, वो सब हो गया अभिकारक। क्या हो गया बताओ, अभिकारक। और उसके बाद जो खिचड़ी जो बन के आया वो हमारे पास क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। क्या हो गया बताओ, प्रतिफल। अब यही चावल, दाल, पानी और नमक हल्दी से जो ये खिचड़ी बना, ये जो पूरा जो प्रोसेस था, पूरा जो विधि था, वही क्या बताए थे तुम लोग को, वही बताए थे हम, रासायनिक अभिक्रिया। चलो एक बार यहाँ पे डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। उसे क्या बोलते हैं बताओ, अभिकारक। उसके बाद आगे है प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है उसके बाद बनते हैं नए पदार्थ। क्या बनते हैं बताओ, नए पदार्थ बनते हैं। और इसी नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। इसी नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल। और ये जो प्रतिफल है इसे हम लोग उत्पाद भी कहते हैं। इसी प्रतिफल को जो है उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला हो गया अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना वो हो गया प्रतिफल। अब चलो इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो क्या है, CaCO3। क्या है बताओ, CaCO3। इसे हम लोग कहते हैं चूना पत्थर। ये जो CaCO3 है ये होता है चूना पत्थर। ठीक ना, जल्द ही एक ऐसा वीडियो भी लाएंगे जिसमें हम लोग जो है बहुत सारा ये जो यौगिक दिख रहा है इसका हम लोग नाम सीखेंगे। ठीक ना, इसका जो है कॉमन नाम, इसका साधारण नाम क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है। जैसे अगर बात कर ले यहीं पे एग्जाम्पल में, ठीक ना, ये पूरा कोर्स तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो इसमें हर बात तुमको डिटेल में बताएंगे। ठीक ना, एक भी चीज़ हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक ना, जैसे अगर बात करें यही जो है यहाँ पे CaCO3, ये तुम्हारा क्या है बताओ, चूना पत्थर। CaCO3 क्या है बताओ, चूना पत्थर। इसी का रासायनिक नाम अगर देखेगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक ना, तो अगर कोई तुमको पूछे CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है तो रासायनिक नाम में क्या बताएगा, वहाँ पे बताएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर यही पूछेगा कि इसका साधारण नाम क्या होता है तो इसका साधारण नाम होगा चूना पत्थर। अब देखो यहाँ पर केवल और केवल एक ही अभिकारक भाग ले रहा है। ठीक ना, एक ही अभिकारक भाग ले रहा है। अब देखो ये तीर का निशान बहुत जरूरी है। तीर का निशान जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीर के निशान से जो पहले हम लोग लिखेंगे बाएं तरफ, तीर के निशान के जो है बाएं तरफ जो लिखेंगे वही क्या होगा, वही हमारा अभिकारक होगा। वही क्या होगा, अभिकारक। और इस तीर के निशान के जो बाद जो लिखते हैं, ठीक ना, बाद जो लिखते हैं वो क्या होता है, प्रतिफल। बाद में जो लिखते हैं वो प्रतिफल। चलो देखो आगे यहाँ पे तुमको लिख के दिखाते हैं। जैसे अगर एक दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पे लिखे A+B, अभिक्रिया के बाद क्या बना, C+D। ठीक ना, तो यहाँ पर जो A और B है, A और B दोनों के दोनों अभिकारक है। ये जो A है और ये जो B है दोनों का दोनों क्या है, अभिकारक। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ A ही अभिकारक है और B अभिकारक नहीं है। इसमें A भी अभिकारक होगा और B भी अभिकारक होगा। और ये जो तीर का निशान जो दिख रहा है, ये तीर का निशान दिखा रहा है कि अभिक्रिया जो है AB के मिलने से हुआ है और अभिक्रिया के बाद जो है ये CD बना है। अब जो ये C और D होगा, ये C और D दोनों का दोनों क्या होगा, ये C और D दोनों का दोनों क्या होगा, प्रतिफल। और इसी प्रतिफल को हम लोग उत्पाद भी कहते हैं। ठीक ना, तो ये C और D दोनों का दोनों क्या है बताओ, प्रतिफल। अब देखो यहाँ पर और भी बात जानने का क्या है, ये जो बीच में जो प्लस का निशान है, ये बीच में प्लस का निशान बतलाता है कि ये A और B दो अलग अलग यौगिक आपस में क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो है दो अभिकारक लिया गया है। कितना अभिकारक लिया गया है, दो। और इसी दोनों अभिकारक को जब लिखा जाएगा, इसी दोनों अभिकारक को जब लिखा जाएगा तो इसके बीच में प्लस का निशान देना बहुत जरूरी है। उत्पाद के बाद भी जो दो यौगिक बनेगा, इसी दोनों यौगिक के बीच में प्लस का निशान देना क्या है बताओ, जरूरी है। ये एकदम जरूरी है। ठीक ना, जैसे अगर बात करें, अगर A लिख दें और इसके बगल में B लिख दें और इधर लिख दें C और D। अब बताओ A तो मेरा क्या है, एक अलग यौगिक है, B भी एक अलग यौगिक है, C भी एक अलग यौगिक है और D भी एक अलग यौगिक है। यौगिक यहाँ पे क्या हुआ, पदार्थ हुआ। यौगिक जो है क्या है यहाँ, पदार्थ। यौगिक में बोल रहे हैं, क्लास 9 में तुम लोग पढ़ा होगा कि यौगिक होता है, तत्व होता है और ये लोग शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक ना, तो अब देखो A तो भाई अलग है और B भी अलग है, C भी अलग है, D भी अलग है। अगर इस तरह अगर लिख देंगे तो ये दोनों A B क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, मिला हुआ लगने लगेगा। उसी तरह C D जो है मिला हुआ लगने जाएगा। तो इस तरह लिखना गलत हो जाएगा। तो इसको जब भी लिखना होगा तो किस तरह लिखेंगे, इसको जब भी लिखेंगे, दो यौगिक जब भी भाग ले रहा है अभिकारक के रूप में
तो उसको हम लोग प्लस के निशान से जो है अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद तीर का निशान बता रहा है कि यहाँ पर से अभिक्रिया हुआ है, और तीर के बाद जो लिखाएगा वो अभिक्रिया के बाद बनने वाला चीज़ है, जैसे सी और डी। और ये सी डी में दो, अगर मान लो कि उत्पाद तुम्हारा जो है प्रतिफल 2 हुआ है, तो दोनों को प्लस के निशान से लिखेंगे। तो इस तरह रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक कहलाता है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो हमारा प्रतिफल होता है। अब ये तीर का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है, तीर का निशान याद रखना। तीर के निशान के ऊपर में हम लोग ताप, दाब और उत्प्रेरक, ताप, दाब और उत्प्रेरक यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये तीर का निशान थोड़ा हेल्प करता है हम लोग को, और ज़्यादा जानकारी इस अभिक्रिया में लिखने में, ज़्यादा जानकारी लिखने में हम लोग को मदद करता है। ये सब हम लोग धीरे धीरे सब कुछ समझते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, बहुत बार जो है इसी का परिभाषा जो है अभिकारक और प्रतिफल का परिभाषा इस तरह भी बताते हैं बहुत सारे टीचर, ठीक ना। कैसे बताएंगे? अगर बात करें अभिकारक लिखने का तो ऐसे बताया जाएगा तुम लोग को, ठीक ना, कि किसी अभिक्रिया के समीकरण में तीर के निशान के बाएं तरफ लिखे पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ठीक ना। ऐसा भी परिभाषा बन सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग प्रतिपाद का अगर लिखना चाहें, ठीक ना, प्रतिफल का, ठीक ना, प्रतिफल का, तो प्रतिफल के लिए क्या लिखेंगे? वही सेम चीज, किसी अभिक्रिया के समीकरण में तीर के निशान के दाएं तरफ लिखे पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। अगर ऐसा भी अगर लिखा हुआ रहे तुम्हारे पास परिभाषा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह जो है हम लोग और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रतिफल जो है वहाँ पे क्या बना हुआ है? प्रतिफल में और भी चीज़ बना हुआ है, ये जो तुम्हारा है CaO और यहाँ है CO2। तो इसका भी नाम चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक ना। इसका भी नाम देखो, CaO जो है ये है कली चूना, ये क्या है? CaO जो है ये क्या है? कली चूना। इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो CO2 इसको तो सबको जानता है, ये जो है ये क्या है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह जो है अब हम लोग पूरा जानकारी हम लोग को मिल चुका है अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। ये वैसे तो एकदम बहुत छोटा बच्चा वाला टॉपिक है, ठीक ना। हम झूठ का इसको जो है लंबा तगड़ा इतना खींच दिए, इतना खींचने की जरूरी नहीं था, इस तुरंत समझा जा सकता था, ठीक ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। कोई बड़ा बात नहीं था, एकदम बच्चा वाला बात था, लुल्लू पुच्चू वाला। चल देखो, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया कुछ उदाहरण देखेंगे, ठीक ना। बहुत सारा उदाहरण है, ठीक ना, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे 10 एग्जाम्पल लिए हुए। जैसे श्वसन की अभिक्रिया, हम लोग जो श्वसन जो करते हैं, ठीक ना, सांस अंदर लेते हैं जिसमें हम लोग क्या लेते हैं बताओ? ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक ना। और जब सांस हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये जो ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे खून, ब्लड में मिलते हुए ये जाता है कहाँ पे? सभी शरीर के कोशिका में, और कोशिका में जाके ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, और इस ग्लूकोज को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, और साथ में ऊर्जा मुक्त करता है, बहुत सारा ऊर्जा। यही ऊर्जा जो मुक्त करता है इसी की वजह से सेल जो है अपना कार्य कर सकता है, और जो हम लोग के बॉडी में जो एनर्जी रहता है वो यहीं से आता है, श्वसन के क्रिया से ही। तो ये श्वसन का क्रिया जो है एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है बताओ? रासायनिक अभिक्रिया। उसी तरह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है? पेड़ पौधों में होता है, बैक्टीरिया में होता है। इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे जो है अपना खाना बनाते हैं,
खाना बनाने का मतलब हुआ यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं। मानव शरीर में ग्लूकोज कहाँ से आ जाता है? बाहर से आ जाता है, जो खाना पीना खाते हैं उससे हो जाता है। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पौधों को करना पड़ता है ताकि वो अपना भोजन बना सके, यानी ग्लूकोज बना सके। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, और जल लेते हैं कहाँ से? जड़ से, पृथ्वी से, मिट्टी से। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो है एक जगह होता है उसका, और उसी जगह में क्लोरोफिल में जो है ये अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक ना, अपना खाना बनाता है। ठीक, अब तुम लोग ये भी तुम लोग को पता होगा, ये जो क्लोरोफिल है ये क्या है? लवक है, ठीक ना, प्लास्टिड है, ठीक, हरित लवक। चलो आगे हम लोग बात करेंगे तीसरे एग्जाम्पल पे। तो लोहे में जंग लगना, क्या चीज़ है? लोहे में जंग लगना। लोहा को जो है खुला छोड़ दो, वो ऑक्सीजन और जल के उपस्थिति में क्या करेगा? एक जंग बना लेगा, ठीक ना, अपने ऊपर क्या करेगा? एक ऑक्साइड का परत बना लेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगा हुआ लोहा। उसी क्या बोलते हैं? जंग लगा हुआ लोहा। ये भी क्या है? उदाहरण है दैनिक जीवन में। उसके बाद दहन, जितना भी चीज़ जलते हुए देख रहे हो, ठीक ना, तो उसमें जो कार्बन जो उपस्थित होता है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या जल के बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। C+O2 क्या बनता है बताओ? CO2। इसमें क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक ना। कोयला जलाएगा उसमें भी ऊर्जा मुक्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लकड़ी जलाएगा उसमें भी ऊर्जा जो है उसमें भी मुक्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे भोजन का पचना। भोजन जो हमारे शरीर में जो है बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया से होकर के गुजरता है और तब जाके वो पचता है। जैसे हमारा भोजन जो है सबसे पहले मुंह में जैसे जाएगा तो हमारा जो है ये सलाइवा, ठीक ना, ये क्या करता है? ये भोजन को जो है पचाने का काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह रहता है उसको क्या करता है? तोड़ने का काम करता है, उसको विघटित करने का काम करता है। उसके बाद जैसे ये जाएगा हमारे आमाशय में, तो आमाशय में जाके वहाँ भी क्या होगा? जो प्रोटीन वगैरह रहेगा हम लोग के खाना में वो टूटेगा, ठीक। वहाँ पेप्सिन जो होता है, वहाँ पे एंजाइम होता है, वो तोड़ने का काम करता है प्रोटीन का। इसी तरह फिर आगे जाएगा हम लोग के कहाँ? आंत में जाएगा, तो आंत में और भी बहुत सारा जो है एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये जो है भोजन का पचने में जो है ना बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। एक ही अभिक्रिया नहीं है भोजन के पचने में, बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसके बाद है भोजन का दुर्गंधित होना, ठीक ना, ये विकृत गंधिता, ठीक ना। आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे विकृत गंधिता, ठीक ना। भोजन, वैसे भोजन जिसमें कि तेल और वसा पाया जाता है, वो भोजन क्या हो जाता है? वो ऑक्सीजन से जो है अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और दुर्गंधित हो जाता है, ठीक ना। जैसे अगर बात करें चिप्स, अब देखो चिप्स वगैरह जो ये जो तुम्हारा आता है लेज वगैरह के पैकेट में क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। कैसा गैस भरा हुआ रहता है? नाइट्रोजन गैस। और यही नाइट्रोजन गैस जो है अंदर में जो चिप्स वगैरह है उसको सुरक्षित रखता है, उसको बचाता है क्या चीज़ होने से? दुर्गंधित होने से, उसे विकृत गंधिता से बचाता है। उसके बाद अगला अगर टॉपिक, अगर एग्जाम्पल देखें तो वो क्या है? फल का पकना। आम वगैरह का सीजन अभी, जैसे अभी गर्मी, अभी ये जो वीडियो जो हम बना रहे हैं ये अप्रैल में बना रहे हैं, ठीक ना। अब जो है मई सब में आम मिलने लगेगा। वैसे आम तो अप्रैल में अभी भी मिल रहा है, ठीक ना। तो मई सब में, मई जून में आम मिलेगा बहुत। तो कच्चा आम खरीद के अगर लाओगे अगर बाजार से और उस आम को रख दो, ठीक ना, तो देखना 3-4 दिन में वो पकना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फल का जो पकना है वो क्या है बताओ? वो रासायनिक अभिक्रिया है। उसी तरह आम्ल और क्षार की अभिक्रिया। आम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या बनता है? नमक और जल बनता है। क्या बनता है? नमक और जल। उसका जो है एकदम फेमस एग्जांपल ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके साथ मिला दो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा साधारण नमक और जल बनेगा। ये तुम्हारा हो गया किसका? आम्ल और क्षार का अभिक्रिया। किसका अभिक्रिया हो गया? आम्ल और क्षार का अभिक्रिया, ठीक ना। उसके बाद है कपड़ों को ब्लीचिंग करना, ठीक ना। कपड़ा का जो हम लोग ब्लीचिंग करते हैं तो ब्लीचिंग में क्या करते हैं? कपड़ा का साफ करते हैं। तो ये कपड़ा को साफ करना जो है वो क्या हो गया तुम्हारा? वो भी एक जो है रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत सारा जो कपड़ा वाला जो फैक्ट्री होता है जिसमें रंग चढ़ाया जाता है, ठीक ना, तो रंग चढ़ाने वाला भी काम वहाँ पे ब्लीचिंग किया जाता है, ठीक। तो ये क्या है? दैनिक जीवन में ये होने वाले रासायनिक अभिक्रिया है। उसी तरह बहुत बार देखे होगे कि ये जो कठोर जो तुम्हारा जल होता है, कठोर जल हो गया, मुलायम जल हो गया, उसमें साबुन जब जाता है तो साबुन उसमें क्या करता है? अभिक्रिया करता है, ठीक ना। इसी तरह जो है हम लोग समझ चुके हैं क्या? ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो दैनिक जीवन में हमारे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। अब देखो यहीं पे अगर बात करें ये कठोर जल मुलायम जल से साबुन की अभिक्रिया, इसके बारे में हम लोग जो है चौथा चैप्टर जो है हमारा कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक में इसके बारे में जो है डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। पूरा का पूरा एक क्लास जो है एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसी पे होगा, कठोर और मुलायम जल पे और साबुन की अभिक्रिया पे, ठीक।
चलो अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, अब आगे बोले थे तुम लोग को बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के गुण। तो रासायनिक अभिक्रिया का गुण याद करो कि क्या बताए थे कि लड़का से जब हम लोग कोई सवाल पूछेंगे, कोई मैथ का सवाल दे देंगे बनाने, तो किस तरह से बनाएगा, वो जो पूरा प्रोसेस होगा उसका वो सब जानेगा कि एक बार में बनेगा कि दो बार में बनेगा, गलत बनाएगा कि सही बनाएगा, जल्दी से बना देगा कि जल्दी नहीं बनाएगा। तो ये सब जो था क्या था, उसका गुण। लेकिन बाहर से कुछ लक्षण भी तो देख सकते हैं, कैसा कपड़ा पहना है, क्या चाल चलन है, कैसे बात व्यवहार बोली उसका है, वो सब क्या हो गया, वो सब उसका हो गया विशेषता हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गुण पढ़ लेंगे, गुण के बाद फिर विशेषता पढ़ेंगे। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया का गुण, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, नया पदार्थ अवश्य बनेगा। जब तक नया पदार्थ नहीं बनेगा तो समझ लो रासायनिक अभिक्रिया हुआ ही नहीं, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा, इसमें क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। उसके बाद इसमें एक खास बात ये भी है कि नया पदार्थ का जो गुण होगा, नया पदार्थ का जो गुण होगा मूल पदार्थ से भिन्न होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिफल था, प्रतिफल का जो गुण होगा वो अभिकारक से क्या होगा, भिन्न होगा। प्रतिफल का गुण जो होगा वो क्या होगा, अभिकारक से भिन्न होगा। उसके बाद यह जो रासायनिक अभिक्रिया होता है यह परिवर्तन अस्थाई होता है, यह परिवर्तन क्या होता है, अस्थाई होता है। कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो होगा जिसमें कि जो उत्पाद बनेगा उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाएगा, उस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर 10 ठो अगर मान लो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसमें जो हो सकता है कि एगो मुश्किल से मिल जाए तुमको उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें कि जो बनेगा उससे पुनः जो है पुनः हम लोग को प्राप्त हो जाएगा अभिकारक। जैसे ये एग्जांपल देख लो, नाइट्रोजन गैस को जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं उच्च दाब पे, तो इससे क्या बनता है, अमोनिया गैस। और ये जो अमोनिया गैस होता है पुनः विघटित हो जाता है, किसमें, पुनः विघटित हो जाता है इसी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में। तो इस तरह का डबल दोनों साइड से तीर का निशान जहां दिख जाए तो समझ लो यहाँ पर जो है अभिक्रिया क्या हो रहा है, बताओ, दोनों साइड से चल रहा है। लेकिन फिर भी इसमें एक बात है कि देखो यहाँ पर N2 और H2 जो है, N2 H2 आपस में अभिक्रिया करके नया चीज़ बनाया नहीं। आप देखो अमोनिया तो बनाया, नया चीज़ यहाँ पे बनाया। तो वही बात है, नया चीज़ तो बनेगा ही बनेगा, नया चीज़ एकदम बनेगा। और ये नया चीज़ जो बना इसका जो गुण होगा, इसका गुण जो है पुराना वाला से जो है गुण क्या होगा, इसका अलग होगा। तो हमेशा याद रखना कि नया पदार्थ अवश्य बनेगा, नया पदार्थ अवश्य बनेगा। और नया पदार्थ का जो गुण होगा मूल पदार्थ से क्या होगा, भिन्न होगा। ये जो परिवर्तन होगा अस्थाई होगा, परिवर्तन क्या होगा, अस्थाई होगा। भले कुछ देर के बाद जो है वो हो सकता है कि प्रतिपाद से जो है तुम्हारा क्या चीज़ बन जाए, प्रतिपाद से तुम्हारा प्रतिफल से तुम्हारा अभिकारक बन जाए, ठीक। इसके बाद देखो आगे क्या कर रहा है, इसमें ऊष्मा परिवर्तन आवश्यक होगा, ऊष्मा का कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। चाहे उसमें ताप जो है, चाहे उसमें ताप बढ़ जाए या ताप उसमें घट जाए, ऊष्मा में परिवर्तन होगा। ऊष्मा में क्या होगा बताओ, परिवर्तन होगा, चाहे उसमें ताप जो है बढ़ जाए या ताप घट जाए। इसका भी हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक ना। अब देखो नए बंधन का निर्माण होगा, नए बंधन का क्या होगा, निर्माण होगा, नया बंधन बनेगा। यानी उत्पाद में जो है, अब जो उत्पाद में जो पदार्थ है जो यौगिक बना है उसमें नया नया बंधन दिखेगा। उसके बाद पुराना जो अभिकारक में जो बंधन था वो बंधन, पुराने बंधन टूटते हैं, ये ठीक ना, ये गुण है रासायनिक अभिक्रिया। पुराना बंधन टूट जाएगा, नया बंधन का निर्माण होगा, ठीक ना, नया बंधन का निर्माण होगा, पुराना बंधन टूट जाएगा। उसके बाद लास्ट में इसमें एक ठो और है, अभिक्रिया का वेग। क्या है, अभिक्रिया का वेग। कुछ अभिक्रिया संपन्न होने में समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, ठीक ना, वैसा अभिक्रिया क्या होगा बताओ, कुछ अभिक्रिया जो होगा वो क्या होगा, तेजी से होगा, जिसमें कम समय लगता है। कुछ अभिक्रिया धीमे से होता है जिसमें अधिक समय लगता है। कुछ अभिक्रिया तेजी से होगा, कुछ अभिक्रिया क्या होगा, तेजी से होगा, उसमें कम समय लगेगा। जैसे अगर बात करें पेट्रोल अगर जलाएगा, पेट्रोल अगर जलाएगा तो पेट्रोल बताओ क्या होगा, तुरंत जल जाएगा, ठीक ना, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, तुरंत में जल जाएगा। पेट्रोल क्या होगा, तुरंत में जलेगा। वहीं पर अगर बात करें लकड़ी का या वहीं बात कर लो कोयला का, तो कोयला वगैरह अगर जलाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जलेगा, धीरे धीरे जलेगा। तो इसमें धीरे धीरे जलेगा तो क्या होगा बताओ, कुछ में जो है अभिक्रिया संपन्न होने में समय लगता है, कुछ अभिक्रिया तेजी से होता है जिसमें कम समय लगता है, कुछ अभिक्रिया जो होता है धीमे से होता है जिसमें अधिक समय लगता है। तो कोयला जलने में क्या होगा, अधिक समय लगेगा, इसका मतलब समय अधिक लग रहा है। जैसे पेट्रोल जो है, पेट्रोल जलने में क्या होगा बताओ, तेजी से जलेगा, तेजी से अभिक्रिया होगा, कम समय लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या है बताओ, गुण। अभिक्रिया का वेग क्या है बताओ, गुण, ठीक ना। और
जो यहाँ उष्मा में जो परिवर्तन हुआ है ये क्या है बताओ, गुण। ये भी क्या है, गुण। उसके बाद लास्ट में एक तो यही अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, ठीक ना। जो अधिकांश अभिक्रिया जो होगा क्या होगा बताओ, अनुत्क्रमणीय, ठीक ना। मतलब जैसे यहाँ पे जैसे ये हो गया तुम्हारा HCl प्लस NaOH, ये क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा तुम्हारा NaCl प्लस H2O। यहाँ से अब जो है पुनः जो इससे ये नहीं बनेगा, ठीक ना, ये परमानेंट बन गया अपना, हो गया, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय। कुछ ही अभिक्रिया मिलेगा जो उत्क्रमणीय होगा, ठीक ना। तो ये जो है उत्क्रमणीय होना या अनुत्क्रमणीय होना, ये क्या है, उस रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। अब चलो हम लोग बात करते हैं बहुत ही मेजर टॉपिक पे, एक बड़ा टॉपिक पे, जो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता यानी बोले तो लक्षण, लक्षण बोल लो, अभिलक्षण बोल लो या विशेषता बोल लो। इसको जो है एनसीईआरटी अगर बुक देखेगा, एनसीईआरटी बुक ले लो या बीटीबीसी बुक ले लो, ठीक ना, या किसी भी राज्य में जो भी बुक चल रहा है जो तुम्हारा, उसमें जो होगा क्या होगा, उसमें रासायनिक अभिक्रिया जो है उसका विशेषता दिया होगा और एक्टिविटी से दिया होगा, क्रियाकलाप से, ठीक ना। उसके साथ में कुछ क्रियाकलाप दिया होगा, क्रियाकलाप 1.1, क्रियाकलाप 1.2, क्रियाकलाप 1.3, ये सब क्रियाकलाप में जो है यही सब बात पे डिस्कस किया गया है कि कौन कौन सा इसका विशेषता है, कौन कौन सा लक्षण है। तो पहला यहाँ पर आता है गैस की उत्पत्ति, दूसरा आ जाता है रंग में बदलना, तीसरा आ जाता है अवस्था में बदलाव, और उसके बाद चौथा है तुम्हारा ताप में परिवर्तन, उसके बाद है अवक्षेप का बनना और गंध में परिवर्तन। तो ये सब जो है ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है। चलो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखो अभी बोल देते हैं कि आगे जो अभी जो सब एग्जाम्पल आएगा, जो उदाहरण आएगा, उदाहरण में जो है समीकरण थोड़ा लिखा होगा भारी भरकम, ठीक ना। समीकरण जो है लिखा हुआ होगा भारी भरकम, उससे तुमको बिल्कुल नहीं घबराना है। आगे हम लोग समीकरण जो इसके अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर जो हमारा 3 होगा, उस लेक्चर 3 में हम लोग समीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे। और समीकरण के बारे में इतना बढ़िया से पढ़ लेंगे कि तुम क्लास 7 हो, 8 हो, 9 हो, कभी भी नहीं सीख पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तुमको एकदम बहुत अच्छा तरीका से समझाएंगे, सिखाएंगे। उसके बाद आगे तुमको समीकरण से लेके कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अभी तुमको बहुत सारा समीकरण दिखेगा, इसको तुम कॉपी में नोट कर लेना, और जब अगला टॉपिक में हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो तुमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अभी कॉपी में लेकिन नोट कर लेना, अभी घबराने वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे सबसे पहला क्या है, गैस की उत्पत्ति। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, गैस बाहर निकलता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, गैस बाहर निकलता है। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल पहला, दानेदार जिंक। जिंक जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ता, ठीक ना। ये जो Zn जो दिख रहा है ये क्या है, जिंक, जस्ता, ठीक ना। दानेदार जिंक को तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है बताओ, हाइड्रोजन गैस। अब जो ये जो बात यहाँ पे लिख दिए हैं तुमको, इसके साथ में देखो समीकरण भी दे दिए हैं। अब समीकरण से तुम घबराओ मत, आगे हम तुमको समीकरण पढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से देखो, दानेदार जिंक को, दानेदार जिंक को, तो ये Zn ले लिए दानेदार जिंक को, तनु HCl, तनु HCl यहाँ पे ले लिए तनु HCl, ठीक ना। इसमें मिलाने पर अब मिला देंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया हो जाएगा, तीर का निशान यानी अभिक्रिया हो गया। अभिक्रिया होने के बाद देखो यहाँ क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है बताओ, हाइड्रोजन गैस। जहाँ भी गैस निकलता है तो तीर का निशान ऊपर की तरफ दिखाते हैं, यानी हाइड्रोजन, यहाँ कुछ ना कुछ गैस निकल रहा है, ठीक। यही जब क्रियाकलाप तुम करोगे तो इसी क्रियाकलाप में ये हाइड्रोजन गैस जहाँ पर निकलेगा, इसको जलाओगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगा। कैसा साउंड के साथ जलेगा, पॉप, पॉप साउंड के साथ जलेगा, ठीक ना। यही जिंक को जो है जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर डालेंगे तो वहाँ से भी क्या निकलेगा, यही हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और ये हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड के साथ जलता है। और साथ में देखो यहाँ पे जब HCl से कराए तो यहाँ ZnCl बना, और जब H2SO4 से कराए तो यहाँ पे ZnSO4 बना, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हुआ, और ये रासायनिक समीकरण से तुमको घबराने वाली बात नहीं, ये सब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, हम लोग सीख जाएंगे। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, अच्छा यही वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है बताओ, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हुए हैं, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ आप क्या किए, Zn, ये जो दानेदार जो जस्ता था इसमें गिराए, दानेदार जस्ता इसमें गिरा दिए। अब ये दानेदार जस्ता जो है इसमें क्या किया, इसमें अभिक्रिया किया, इसमें क्या किया, अभिक्रिया किया। ये देखो ये दोनों आपस में मिलके, ये वाला नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, ये दोनों आपस में मिलके क्या किया, अभिक्रिया, बनाया कि H2 गैस और साथ में ये ZnSO4। तो यहाँ पर देखो ये जो गैस जो है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो है निकल गया, H2 गैस जो है यहाँ से निकल गया, H2 गैस क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया।
ठीक ना। और यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ZnSO4। क्या बन जाएगा, ZnSO4 का यहाँ पे विलियन होगा। ZnSO4 का क्या होगा बताओ, यहाँ पे विलियन होगा, ठीक ना। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया, रिलीज हो गया, निकल गया बाहर। तो ये पहला एग्जाम्पल था। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखो, सोडियम कार्बोनेट को तनु HCl से अभिक्रिया कराने पर CO2 गैस बनता है, ठीक ना। सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या है तुम्हारा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या होता है, केमिकल रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, Na2CO3। इसको जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्या निकलता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, तीर का निशान ऊपर दिखा दिए। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, धातु। मैग्नीशियम धातु का अभिक्रिया जब करवाएंगे किससे, तनु HCl से या तनु H2SO4। अब ये तनु क्या होता है, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तनु होता है, सांद्र होता है, सांद्रता होता है, ठीक ना, यानी कम पावर वाला है। तनु का मतलब हुआ कम पावर, और सांद्र का मतलब हुआ ज़्यादा पावर वाला, ठीक ना। तो ये मैग्नीशियम को जब किस में डाले, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो यहाँ से क्या हुआ, H2 गैस यहाँ से निकला। तो इस तरह देखो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यहाँ H2 गैस निकल रहा है। पिछला भी एग्जाम्पल में क्या था, H2 गैस निकल रहा था। तो इस तरह के जो है कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया वैसा होगा जिसमें गैस बाहर निकलते हुए दिखेगा। कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, उसमें गैस बाहर निकलते हुए दिखेगा। चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में क्या कर रहा है, रंग में बदलना। देखो पहला जो हम लोग पढ़े उसमें क्या था, गैस निकल रहा था। तो जैसे कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होगा, अगर गैस वहाँ पे निकल रहा होगा तो समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुआ है, ठीक ना। बस ये चीज़ जो है, बाहरी जो ये लक्षण दिख रहा है, ये विशेषता जो दिख रहा है, ठीक ना, इसको देख करके हम पता लगाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं। इसको बस हम लोग देखते हैं और पता लगा लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब देखो यहाँ बात कर रहा है रंग में बदलना। क्या चीज़ बोल रहा है, रंग में बदलना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का रंग बदल जाता है या रंगहीन हो जाता है। या तो उसका रंग बदल जाएगा या रंगहीन हो जाएगा, या पहले से रंगहीन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ रंग आ जाएगा। तीनों बात हो सकता है। या तो रंग में परिवर्तन हो जाए, या तो रंगहीन हो जाए, या पहले से रंगहीन हो और बाद में रंग उसमें आ जाए, ठीक ना। तो ये क्या है, रंग का बदलना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग बदलता है। अब देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, पोटासियम परमैंगनेट के बैगनी विलयन। अब जो ये पोटासियम परमैंगनेट है, इसका कैसा विलयन है, ये बैगनी विलयन है। कैसा विलयन है बताओ, बैगनी विलयन, ठीक ना। इसमें नींबू का रस मिलाने पर विलयन का रंग गायब हो जाता है। विलयन का रंग जो होता है गायब हो जाता है, ठीक ना। ये पोटासियम परमैंगनेट का ये विलयन लिए हैं, जो कैसा कलर है, बैगनी कलर। कैसा कलर है बताओ, बैगनी कलर। और इसमें जब नींबू का रस डाले तो इसमें क्या हुआ, नींबू का रस डालते गए और धीरे धीरे जो था इसका कलर जो है, इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी ये रंगहीन हो गया। क्या हो गया, रंगहीन हो गया। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में है। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में है। तुम्हारा जो एससीईआरटी हो या बीटीबीसी कह लो, ठीक ना, पापू पब्लिकेशन का जो आता है, ये सब जो होगा इसमें बुक में तुमको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक ना, एक्टिविटी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे ये समीकरण नहीं लिखा होगा, ठीक ना। तो इस समीकरण को बस देख लो, ये क्या है, पोटासियम परमैंगनेट है। इसमें जो ये डाले तुम्हारा, ये क्या हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया। इस सिट्रिक अम्ल जब अभिक्रिया किया तो इससे क्या बना, इससे परमैंगनिक अम्ल बना और साथ में पोटासियम आइसोसिट्रेट बना, ठीक ना। तो इसको उतना जोर नहीं देना इस पे, ठीक ना। इसको अभी जो है दिमाग पे नहीं लेना कि अभी सर इतना भारी भारी समीकरण हमको दिखा रहे हैं, ठीक ना। बस ये तुम जान लो कि अभी समीकरण ये सब होता है, इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक ना। आगे हम लोग तुम बात करेंगे समीकरण पे, समीकरण को डिटेल में पढ़ेंगे, हर समीकरण को बनाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ बताओ, रंगहीन हो गया। क्या हो गया बताओ, रंगहीन विलयन हो गया, ठीक ना। पहले बैगनी कलर का था, अब रंगहीन हो गया, यानी इस अभिक्रिया में क्या हुआ, रंग में बदलाव हुआ। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, रंग में बदलाव। तो जैसे देखेंगे हाँ रंग में कुछ बदलाव हुआ, इसका मतलब समझ जाएंगे कुछ तो अभिक्रिया हुआ है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात यहाँ पे हुआ है, ठीक। चलो अब अगला देखो, ये भी देखो, पोटासियम डाइक्रोमेट के अम्लीय नारंगी विलयन। अब देखो ये पोटासियम डाइक्रोमेट तो ये है K2Cr2O7 और साथ में H2SO4 इसलिए मिलाए हैं ताकि ये क्या हो जाए, अम्लीय हो जाए, ठीक ना। ये जो पोटासियम डाइक्रोमेट है ये क्या हो जाए, अम्लीय। तो ये क्या हो गया, पोटासियम डाइक्रोमेट अम्लीय नारंगी। अब ये जो होता है पोटासियम डाइक्रोमेट जो अम्लीय माध्यम में जो रहता है, ये कैसा कलर होता है, नारंगी कलर का। कैसा कलर का होता है, नारंगी कलर का। तो फिर से सुनो, पोटासियम डाइक्रोमेट के अम्लीय नारंगी विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड, ये देखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाह करने पर विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है।
तो यहाँ देखो एक पाइप इसमें डाल दिया और इस पाइप से होकर के क्या जा रहा है, SO2 गैस, पाइप से होकर क्या जा रहा है बताओ, SO2 गैस इससे जा रहा है। अब SO2 गैस जैसे गया तो इसके बीच में जो है क्या हुआ, अब ये कंफर्म करने के लिए इसका कलर देखो क्या हो गया, बदल गया। तो पहले था नारंगी, पहले क्या था बताओ, नारंगी, नारंगी से क्या हो गया, हरा। तो समझ जाएंगे हाँ बीच में जो है अभिक्रिया कुछ ना कुछ हुआ है। बीच में क्या हुआ है बताओ, कुछ अभिक्रिया हुआ है, कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुआ है और कुछ कुछ बना है। तो ये जो था पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, क्या था, पोटासियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन, पोटासियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन जो कि था क्या बताओ, नारंगी कलर का, जो क्या था, नारंगी कलर का। इसमें SO2 गैस जब डाले, SO2 गैस डाले तो इसमें पोटासियम सल्फेट बना और साथ में यहाँ जो है क्रोमियम सल्फेट बना। यही क्रोमियम सल्फेट यहाँ पे हरा रंग दे रहा है, यही क्रोमियम सल्फेट यहाँ पे क्या कर रहा है, हरा रंग दे रहा है और साथ में जल भी बन रहा है। तो यहाँ पे रंग में क्या हुआ बताओ, रंग में परिवर्तन, क्या हुआ बताओ, रंग में परिवर्तन, क्या हुआ, रंग में परिवर्तन। चलो आगे देखते हैं। तो आगे है अवस्था में बदलाव, क्या है, अवस्था में बदलाव। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद उसमें बने नए पदार्थ का अवस्था अभिकारक की अवस्था से अलग होता है। तो जो पहले अवस्था होगा वही अवस्था बाद में नहीं होगा। जैसे बात करें अगर एग्जांपल से, देखो कोयला जलाने पर ठोस कोयला जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। पहले क्या चीज में था, पहले था ठोस में, अब बदल के क्या चीज बन गया, गैस बन गया, ठीक ना। कोयला को जब जलाए तो वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो पहले ठोस था अब गैस में बदल गया, पहले ठोस था अब गैस में बदल गया। यही कोयला जो कार्बन है इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो ये CO2 बन गया। पहले कोयला था, जलाने पर अब क्या बन गया बताओ, गैस बन गया, क्या बन गया, गैस। अब सुनो, यहाँ पे जो राख बचता है, राख यानी क्या है, कुछ अशुद्धि वगैरह रहता है, कोयला के साथ कुछ और भी तत्व सब मिला हुआ रहता है। और जो कोयला नहीं जल पाया, कुछ कार्बन का मात्रा नहीं जल पाता है, तो वही सब राख में यहाँ पे बदल जाता है, ठीक है ना। कोई अन्य जो है उसमें यौगिक भी रहता है। कोयला जब निकालते हैं धरती के अंदर से तो कोयला एकदम प्योर एकदम फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक ना, कि एकदम सारा उसमें कार्बने हो। कार्बन के साथ कुछ अशुद्धि वगैरह रहता है तो वो अशुद्धि सब राख बन जाता है। और जो इसमें कार्बन जो रहता है, सारा कार्बन जो है जल करके ये क्या बन जाता है बताओ, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक। उसी तरह अगर देखो हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती से जब जलाते हैं तो उससे जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों बनता है, ठीक ना। ये देखो मोमबत्ती का ये फार्मूला है C25H52, C25H52, जिसका नाम होता है पेंटाकोसेन। क्या नाम होता है, पेंटाकोसेन। इस पेंटाकोसेन को जब हम लोग किसके, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना और क्या बना, जल, कार्बन डाइऑक्साइड बना और क्या बना, जल। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर मोमबत्ती क्या था बताओ, ठोस अवस्था में। मोमबत्ती क्या था बताओ, ये जो मोमबत्ती था ये ठोस अवस्था में था, लेकिन इसके जलने के बाद क्या हो गया, CO2 गैस अवस्था में। जल जो है यहाँ पे क्या है, जल एक तरह का द्रव है और ये द्रव क्या होगा, यहाँ पे भाप बन के उड़ जाएगा, भाप बन के ये जल भी क्या हो रहा होगा, उड़ रहा होगा। तो ये एक तरह से ये भी क्या है बताओ, गैस में, ये द्रव में नहीं होगा, ये वाष्प में होगा, क्या होगा, वाष्प अवस्था में होगा, ठीक ना। चलो देखो ये था उसी का समीकरण, इसी समीकरण को यहाँ भी लिख दिए हैं, ठीक ना। चलो अगला बात करें, अगला क्या है, ताप में परिवर्तन। अगला क्या है बताओ, ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने से ताप में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें ताप में परिवर्तन होता है। अब ताप में परिवर्तन दो तरीका से हो सकता है, या तो ताप बढ़ जाए या तो ताप क्या हो जाए, घट जाए। कुछ अभिक्रिया में ताप बढ़ेगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप क्या होगा, घटेगा। चलो आगे देखो एग्जाम्पल में, जब कली चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बताओ, क्विक लाइम, कली चूना। जब कली चूना को जो है क्या करते हैं, पानी में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है तो उष्मा उत्पन्न होता है। याद करो दिवाली वगैरह में जब घर सब का पुताई करते हैं तो घर के पुताई में हम लोग चूना मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो उस चूना को क्या करते हैं, उस चूना को जब बाल्टी में डालते हैं, पानी में डालते हैं तो वहाँ पर जो है पानी जो है खौलने लगता है, पानी खौलने लगता है। इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ, उष्मा वहाँ पर उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, यानी उष्मा बाहर निकलता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में इधर बाद में यहाँ प्लस में लगाए हैं, क्या लगाए हैं, प्लस उष्मा लिखे हैं। क्या लिखे हैं बताओ, प्लस उष्मा। प्लस उष्मा लिखने का मतलब ये हुआ, उष्मा यहाँ क्या हुआ है, उत्पन्न। उष्मा क्या हुआ है, उत्पन्न। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होगा, याद रखना, उसको कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया क्या कहते हैं, इस तरह की अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कली चूना को जब पानी में डाला जाता है, ठीक ना, तब क्या बनता है, यहाँ बनता है
बुझा हुआ चूना क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, और साथ में उष्मा निकलता है, क्या निकलता है साथ में, उष्मा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, ताप में, यहाँ पे ताप में बढ़ोतरी हुआ, ताप में क्या हुआ, बढ़ोतरी, यहाँ पे ताप का बढ़ना हुआ, क्या हुआ बता, ताप का बढ़ना। और ताप का बढ़ना यहाँ पे क्या होता है, उष्मा उत्पन्न करता है, और ये एक उष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। चलो अगला देखो, अगला में क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनता है। क्या बनता है बताओ, बेरियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस में उष्मा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइनस में उष्मा। इसका मतलब ये हुआ इस अभिक्रिया के दौरान जो है तापमान घट जाता है, इस अभिक्रिया के दौरान जो है तापमान क्या होता है, घट जाता है। पिछला अभिक्रिया में क्या हुआ था, तापमान बढ़ा था, यहाँ पे क्या हुआ था बता, यहाँ पे तापमान बढ़ा था। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में तापमान बढ़ता है, इस अभिक्रिया में तापमान बढ़ता है। और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है तापमान में कमी हो रहा है, तापमान क्या हो रहा है, यहाँ पे तापमान घट रहा है। अब यहाँ पर तापमान जब घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उष्मा का शोषण, क्या हुआ, उष्मा का शोषण। देखो माइनस में लिखे हैं, माइनस उष्मा लिखे हैं, इसका मतलब उष्मा का शोषण। और याद रखना, वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, उष्मा का शोषण हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषण, उष्मा का शोषण यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया। जब यही उष्मा अगर निकल रहा था, उष्मा जब उत्पन्न हो रहा था, उष्मा जब उत्पन्न हो रहा था, तब इसे क्या बोले थे, छेपी, उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक ना। तो यहाँ पे दो तुमको अभिक्रिया बता दिए, एक समीकरण ये और एक समीकरण यहाँ बताए, यानी एक अभिक्रिया इधर बताए, एक अभिक्रिया, एक में ताप क्या हो रहा है, एक में ताप बढ़ रहा है, एक में ताप क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी यहाँ पे ताप का परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, ताप का परिवर्तन। अब देखो, अब इसके बाद जो है एक मज़ेदार एकदम जो बात है, ये आगे भी आएगा, पर अब ये जो है अवक्षेप जो बन रहा है, ठीक ना, अवक्षेपन अभिक्रिया भी आएगा, वहाँ भी हम लोग इसको पढ़ेंगे फिर से। तो यहीं पे पढ़ लो कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप याद रखना एक ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप क्या होता है, एक ठोस पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद विलयन से अलग हो जाता है। विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यह दो विलयन के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, या किसी विलयन में गैस प्रवाहित करने से बनता है। ये आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे इसको, ठीक ना। लेकिन अभी पहले समझो कि अवक्षेप होता क्या है। जैसे दो विलयन रहेगा ना, दो विलयन को जब हम लोग मिलाएंगे तो उस विलयन में जो है ना एक ठोस पदार्थ बनेगा, और वो ठोस पदार्थ उस विलयन से अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, और इसी ठोस पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, अवक्षेप बोलेंगे। अब ये जो ठोस पदार्थ होता है, ये विलयन में घुलता नहीं है, विलयन में घुलता नहीं, यानी ये जो होगा जल में जो होगा घुलेगा नहीं, जल में घुलेगा नहीं, जल में अघुलनशील होता है। चलो यहीं पॉइंट बना के लिख देते हैं, ठीक ना। अवक्षेप तुम लोग भी लिख लेना एकदम नोट में, अवक्षेप जल में अघुलनशील होता है, अवक्षेप जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है। अवक्षेप जो होता है जल में क्या होता है बताओ, अघुलनशील होता है। इसीलिए जब दो विलयन रहेगा, दोनों विलयन आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, ठोस पदार्थ बन जाएगा। ये ठोस पदार्थ बनता है, अब विलयन से अलग हो जाता है, विलयन से अलग। आगे एग्जाम्पल में एकदम बढ़िया से तुम समझ जाएगा, ठीक ना, क्या विलयन होता है, क्या ठोस होता है। चलो देखो यहाँ क्या कर रहा है, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, ये जो है KI, ये क्या है, ये पोटासियम आयोडाइड है। के विलयन में पोटासियम आयोडाइड, ये देखो पोटासियम आयोडाइड का विलयन है, ये रंगहीन है, क्या है, रंगहीन। पोटासियम आयोडाइड का विलयन है, ये रंगहीन है। उसके बाद में लेड नाइट्रेट के विलयन, लेड नाइट्रेट के विलयन, ये क्या है तुम्हारा, लेड नाइट्रेट। यहाँ से देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब ये तुम्हारा हो गया KI, और इधर हो गया, ये हो गया तुम्हारा पोटासियम आयोडाइड, और ये हो गया लेड नाइट्रेट। पोटासियम आयोडाइड का विलयन और लेड नाइट्रेट का विलयन, दोनों के विलयन को क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये देखो लेड नाइट्रेट को इसमें मिला रहे हैं, यहाँ इस फिगर में देखो लेड नाइट्रेट को इसमें डाले तो इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे गया तो यहाँ पे पीला कलर का एक पदार्थ बनाया, तब पीला रंग का लेड आयोडाइड बनता है। और यही पीला कलर का जो लेड आयोडाइड है, इसको देखो तीर नीचे दिखाएं, तीर नीचे दिखाएं, ये यहाँ पे क्या बना, पीला कलर का लेड आयोडाइड जो बना, ये लेड आयोडाइड क्या है, अवक्षेप। क्या है ये बता, अवक्षेप। ये अवक्षेप क्या होगा, इस पीला कलर में
पीला कलर का जो ये अवक्षेप बना है ये धीरे धीरे ये जाके सेटल हो जाएगा, ये धीरे धीरे जाके नीचे जमा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और ऊपर में जो दिखेगा सिर्फ यहाँ क्या दिखेगा, ऊपर में यहाँ पोटासियम नाइट्रेट का यहाँ पर ऊपर में यहाँ पे विलयन बचेगा, ठीक ना, पोटासियम आयोडाइड का विलयन बचेगा और ये पीला कलर का नीचे जाके जमा हो जाएगा। तो ये पीला कलर का जो ये जो तुम्हारा बना PbI2, यही PbI2 जो है, PbI2 क्या है, लेड आयोडाइड। PbI2 क्या है बताओ, लेड आयोडाइड। PbI2 क्या है, लेड आयोडाइड। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा साफ सफाई यहाँ पे करने दो। PbI2 जो है, PbI2 यहाँ पे क्या बना, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या है, अवक्षेप। यह जल में नहीं घुलता है, याद रखना। PbI2 को जो है अलग से मान लो तुमको PbI2 दिया हुआ है, उसको जल में डालेगा तो जल में घुलेगा नहीं। लेकिन वहीं पे अगर लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को अगर डाल देगा तो लेड नाइट्रेट वहाँ पे आयन में विघटित हो जाएगा। आयन में क्या हो जाएगा, विघटित। अब ये आयन में विघटित होना क्या होता है, ये सब हम आगे में तुमको पढ़ाएंगे, ठीक ना। जब हम लोग पढ़ेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया तो वहाँ आयन का अदला बदली होगा। आयन का क्या होगा, अदला बदली। अभी बस तुमको हम ये दिखाना चाहते थे कि इसमें अवक्षेप बनता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, अवक्षेप बनता है। यही PbI2 क्या है, अवक्षेप। अब यहाँ देखो 2 बिलियन मिला है, यहाँ पे 2 बिलियन मिला है तो अवक्षेप बना। अब इस वाला एग्जाम्पल में देखना, ये जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है, तीसरा नहीं चौथा में क्या है देखो, चूना पानी, चूना का जो पानी है CaOH का होल ट्वाइस, इसमें जब CO2 जो प्रवाहित किए, CO2 गैस इसमें डाला गया, ठीक ना, इसमें CO2 गैस। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, चूना का पानी है, यहाँ पे क्या है, चूना का पानी। इसके अंदर पाइप से जो है क्या भेज दिए, इसके अंदर पाइप से भेज दिए कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर पाइप से क्या भेजे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पाइप से जब कार्बन डाइऑक्साइड भेजेंगे तो उसमें क्या बनेगा, उसमें बनेगा, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बनेगा, वही चूना पत्थर, याद करो पहले बताए थे ना, चूना पत्थर। यही कैल्शियम जो है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक सफ़ेद पदार्थ होगा, अवक्षेप होगा। क्या होगा, सफ़ेद पदार्थ होगा, अवक्षेप, जो कि जल से क्या होता है, वो घुलनशील। ये क्या होगा, जल में पृथक हो जाएगा। अब ऊपर में पानी रहेगा और ये जाके नीचे जाके जमा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नीचे जाके जमा हो जाएगा। ये CO3 जाके नीचे जमा हो जाएगा। तो अब बताओ, बीच का ये दोनों एग्जाम्पल तुमको नहीं दिखाए हम। ये देखो दूसरा एग्जाम्पल और ये तीसरा एग्जाम्पल ना दिखा कि ये पहले चौथा दिखाए, तो शुरू में ही लिख दिए हैं। देखो शुरू में यहाँ लिख दिए हैं, किसी विलयन में गैस प्रवाहित करने पे बनता है। ये अवक्षेप कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विलयन में जब गैस को प्रवाहित करते हैं तब क्या बनता है, ये अवक्षेप बनता है। तब क्या बनता है, ये अवक्षेप बनता है। तो पहला एग्जाम्पल में क्या है, बिलियन और बिलियन को जब मिलाए तो क्या बना, अवक्षेप बना। इस दूसरा एग्जाम्पल में ये देखो बिलियन है और ये भी बिलियन, दोनों बिलियन को जब मिलाए तो यहाँ क्या बना, अवक्षेप बना। क्या बना, अवक्षेप। उसी तरह यहाँ भी ये दोनों बिलियन को जब मिलाए तो यहाँ देखो अवक्षेप बना है, ठीक ना। ये और ये दोनों क्या है, विलयन। इस दोनों विलयन को जब मिलाए तो क्या बना, बताओ, अवक्षेप बना। उसी तरह यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, एक विलयन है और एक क्या है, गैस है। एक विलयन है और एक क्या है, गैस। देखो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं तुमको, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या है बताओ, विलयन। ये क्या है, विलयन। और ये क्या है, गैस। और ये क्या है, अवक्षेप। ये क्या है, जल। उसी तरह पिछला अभिक्रिया में ये अगर बात करें तो ये क्या है तुम्हारा, विलयन। ये क्या है, विलयन। और ये जो बना ये क्या बना, अवक्षेप। ये क्या बना, अवक्षेप। और HCl जो होगा ये विलयन होगा। क्या होगा बताओ, ये विलयन होगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल में याद रखना, NaCl जो है ये क्या है, यहाँ पे विलयन। NaCl क्या है बताओ, विलयन। विलयन का मतलब होता है जब इस NaCl को जब पानी में मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा। उसी तरह AgNO3 को पानी में मिलाया गया होगा, ये विलयन के रूप में है। लेकिन जब ये दोनों विलयन आपस में अभिक्रिया कर लिया, ये दोनों विलयन आपस में जब अभिक्रिया कर लिया तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ क्या बनाया, AgCl। और ये जो AgCl है, ये AgCl क्या है, अवक्षेप है। AgCl क्या है बताओ तुम्हारा, अवक्षेप। AgCl क्या है, अवक्षेप। और जो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बना ये क्या है तुम्हारा, ये विलयन है। ये क्या है, विलयन। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में लिखना, ठीक है ना। इतना डिटेल में तुमको कोई यूट्यूब पे नहीं समझाने वाला है, ठीक है ना। यूट्यूब पे क्यों समझाएगा इतना डिटेल में, ठीक है ना। तुम लोग देखेगा ही नहीं, भाग जाएगा। हो सकता है मेरा वीडियो भी छोड़ के भाग गया होगा, ठीक ना। काहे कि इतना ज़्यादा कंटेंट लोड नहीं ले पाता है बच्चा। लेकिन अगर यही सुनो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास साल भर का टाइम है, फुल कोर्स तुम लोग पढ़ रहा है, तो अगर धीरे धीरे अगर लेक्चर को जो एक ही बार में नहीं जरूरी है कि देखिए लो, ठीक ना, ठीक ना। बस तुमको मन में चाहत होना चाहिए कि एक अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे जिसमें कि हमको 100% डिटेल में बताया जाए, सारा कुछ बताया जाए। ज़रूरी नहीं कि जितना तुम्हारे खाली
BTBC बुक में या NCERT बुक में लिखा हुआ है उतना ही पढ़ ले। अगर थोड़ा आगे पीछे से अगर पढ़ लेगा तो आगे तुमको ही ज़िंदगी में फ़ायदा देगा, ठीक ना। भले तुम आगे पढ़ाई लिखाई फील्ड में कुछ करो कि नहीं करो, ठीक ना। जब रासायनिक अभिक्रिया दिखेगा तो समझ जाएगा हाँ ऐसा ऐसा बात होता है। या तुमको पढ़ाने का मन कर गया कल को किसी छोटका भाई को पढ़ाना है तो अब बढ़िया से पढ़ा देगा। तो चलो अब बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये अब जो है अवक्षेप जो बनना था वो देख लिया। अगला देखो, अगला क्या है, अगला लास्ट है। अरे वाह, अब तो लेक्चर खत्म ही हो जाएगा। देखो अगला है यहाँ पे गंध में परिवर्तन। क्या है बताओ, गंध में परिवर्तन। तो इसमें कह रहा है कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गंध में परिवर्तन होता है, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गंध में परिवर्तन होता है। देखो जैसे किसी अभिक्रिया में पुरानी गंध बदल जाती है, पुराना गंध जो होगा वो बदल जाएगा। किसी किसी अभिक्रिया में पुराना गंध बदल जाएगा, किसी किसी अभिक्रिया में क्या होगा, किसी अभिक्रिया में नए गंध आती है। कैसा गंध आता है, नया गंध आता है। अर्थात अभिक्रिया से पहले कोई गंध नहीं होगा, अभिक्रिया से पहले कोई गंध नहीं होगा, लेकिन अब गंध आने लगा। किसी किसी में पुराना गंध बदल जाएगा, यानी पुराना गंध से नया गंध हो जाएगा। किसी किसी में पहले गंध रहेगा नहीं, बाद में गंध हो जाएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लो, डे टू डे लाइफ में ये दोनों एग्जांपल तुम्हारा जो है दैनिक जीवन से एकदम। जब अंडा सड़ जाता है, अंडा जब सड़ जाता है तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस छोड़ता है। अंडा जब सड़ जाता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस छोड़ता है। यही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बहुत दुर्गंध करता है, ठीक ना। सड़ा हुआ अंडा अगर कभी जिंदगी में अगर कभी सूंघा होगा अगर, ठीक ना, तो वो तुम्हारा बहुत दुर्गंध करेगा। सड़ा हुआ अंडा जो है बहुत दुर्गंध, बहुत गंदा महकेगा। उसी तरह अगर बात करें प्याज काटते समय उससे निकलने वाली गैस जो होता है वो आंखों में जलन पैदा करती है। उसके पास क्या होता है, तीखा गंध होता है, ठीक ना। प्याज अगर कहीं कटेगा ना, अगर अगल बगल तुम बैठा रहेगा तो पता तुमको चल जाएगा कि यहाँ प्याज कट रहा है, और उसको तुम्हारा आंख में भी लग सकता है, ठीक ना। तो ये दोनों में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वहाँ से जो होता है गंध में परिवर्तन होता है। अब देखो आगे एग्जाम्पल देख लो। आगे ये देखो, जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर अमोनिया गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, देखो ये हो गया तुम्हारा NH4Cl। NH4Cl क्या है, ये तुम्हारा है अमोनियम क्लोराइड, और NaOH जो है तुम्हारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस दोनों को जब अभिक्रिया करते हैं तब जाकर अमोनिया गैस बनता है। और ये जो अमोनिया का गैस रहता है इसमें तीखा गंध पाया जाता है, बहुत तीखा गंध, ठीक ना। ये तुम्हारे नाक में जो है झंझनाहट पैदा कर सकता है, नाक में क्या कर सकता है, झंझनाहट पैदा कर सकता है। उसी तरह अगला देखो ये क्या है, अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड और लेड एसीटेट के साथ अभिक्रिया कराने पर पुराने गंध नए गंध में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो ये जो लेड, ये जो तुम्हारा जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का तो पहले से गंध होता है सड़ा हुआ अंडा जैसा, ठीक ना। हाइड्रोजन सल्फाइड का पहले से गंध होता है सड़ा हुआ अंडा जैसा, लेकिन जब ये क्या करेगा, लेड एसीटेट से अभिक्रिया करेगा तो अब ये बना लेगा क्या, लेड सल्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड का जो गंध है इसका गंध अलग होगा, ठीक ना। इसका गंध जो होगा, पहले जो ये पुराना जो ये सड़ा हुआ अंडा जैसा महक रहा था, अब लेड नाइट्रेट का एक तीखा गंध होगा, इसका अपना गंध होगा जो कि पुराने गंध से क्या होगा, अलग होगा, ठीक ना। तो कभी कभी हो सकता है कि पहले कोई गंध नहीं हो, पहले कोई गंध नहीं हो और कुछ चीज़ बनने के बाद गंध वहाँ पे निकलने लगे। और किसी किसी अभिक्रिया में ऐसा हो सकता है कि पुराना कुछ गंध हो और पुराना गंध से कुछ नया गंध बन जाए। तो उसी तरह कुछ बात समझ लो, जैसे प्याज के पास क्या होता है, एक तीखा गंध होता है। उसी तरह सिरका विनेगर जो होता है, विनेगर में कम तीखा गंध होता है, कम तीखा गंध। उसी तरह अमोनिया गैस में बहुत तीखा गंध होता है, झंझनाहट वाला गंध, क्या, ठीक ना, झंझनाहट गंध रहता है, झंझनाहट वाला गंध। लेकिन प्याज में झंझनाहट वाला गंध नहीं रहता है, लेकिन ये आंख से आंसू लेकिन निकाल देता है, ठीक ना, आंख से आंसू निकाल देता है। उसी तरह अगर बात करें H2S गैस, ये तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होता है वो सड़ा हुआ अंडा जैसा गंध रहता है। कैसा गंध रहता है बताओ, सड़ा हुआ अंडा जैसा गंध, ठीक ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो रहता है उसका गंध रहता है सड़ा हुआ अंडा की तरह, ठीक। इस तरह जो है हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक ना। आशा करते हैं कि तुमको सब कुछ समझ में आया होगा। हम अपना पूरा एकदम 100% कोशिश किए कि तुमको समझा सके, ठीक ना। तुमको समझा दिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से लेक्चर देखो, ठीक ना। जितना पॉसिबल था, संभव था, एकदम समझाने का पूरा कोशिश किए हैं। जितना कंटेंट यहाँ पे दिए है ना, एकदम भर भर के ओवरलोड, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा आएगा लुल्लू पुच्चू का तरीका तुमको बताएगा, बस निकल जाएगा आगे, ठीक ना। क्या है उसको तो क्या है, वीडियो वायरल करना है, कम सम समझाएगा। और आजकल का बच्चा जानवे करता है, कम सम पढ़ता है, ठीक ना। आगे चल के हम भी वीडियो बनाएंगे जिसमें कम में सम पढ़ाएंगे, ठीक। आगे समय आएगा जिसमें कम सम पढ़ाएंगे और कम कम पढ़ाएंगे, तो आराम से मस्ती से मेरा वीडियो चलेगा, ठीक ना। लेकिन ये जो है एक बार जो है डिटेल कोर्स जो है
दे रहे हैं तुम लोग को। देखो बैटरी भी देखो, इतना बड़ा लेक्चर बन गया, बैटरी डेड हो गया, ठीक ना। तो याद रखना, तो पूरा जो कंटेंट है दे दिए तुमको, बढ़िया से इसका नोट्स बनाओ एकदम, ठीक ना। पीडीएफ आगे चल के प्रोवाइड कर देंगे, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा पीडीएफ दे देंगे। और जो ऐप जो है हमारा, ऐप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम लोग को पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लो या कमेंट खोल लो, वहाँ पर जो है लिंक मिल जाएगा तुमको ऐप का। ऐप से भी जाके भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। 2026 एग्ज़ाम तक कोई भी रुपया नहीं लगने वाला है, ठीक ना। सब कुछ फ्री रहेगा तुम्हारे लिए, चाहे तुम टेस्ट दो या कोई भी लेक्चर देखो, सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री है, ठीक। ये सब तो बात हुआ, चलो ठीक है। अब देखो कुछ अपने बारे में भी नीचे कमेंट में लिखना कि कहाँ से हो तुम, क्या पढ़ने में तुमको बढ़िया लगा कि नहीं लगा, ठीक। और मेरा हो सकता है टोन जो है ये बोलने का जो है पूरा ठेठ नहीं हो सकता है, पूरा देहाती नहीं हो सकता है, पता नहीं निकल पा रहा, लेकिन कोशिश करेंगे कि 2026 तक जाते जाते ना हम भी एकदम शुद्ध देहाती भाषा में बोलना शुरू कर दें। अभी कम में सम हो पा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हम भी देहाती में बोलना सीख रहे हैं, धीरे धीरे बोलेंगे, ताकि पूरा बिहार के बच्चा को एकदम बढ़िया से मौज मस्ती में एकदम पढ़ाएं, ठीक ना। और जितना भी हिंदी मीडियम का यूपी बिहार जो भी होगा सबको पढ़ाएंगे एकदम मस्त तरीका से। चल ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मज़ा आया, तुम लोग अगर यहाँ तक देख रहा है, तुमको एकदम दिल से आभार, दिल से एकदम झुक के तुम लोग को नमस्ते, एकदम दोनों हाथ जोड़ के, ठीक ना, कि यहाँ तक पहुँचा है, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार, ठीक ना। चलो सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना, बाय बाय।